Hello, dear students. Class plus one, we are going to start the next poem, The Voice of the Rain. ये तो वॉइस ऑफ द रेन जो पोएम है हमारी, ये वॉट विटमैन की लिखी हुई पोएम है बेटा। ये तो देखो, सबसे पहले हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया बताते हैं। इसमें सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम या व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम। तो यहाँ पर कहता है कि द पोइट द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। देखो, इसको हम वॉइस ऑफ द रेन के बारे में हम आपको पहले बता सकते हैं कि वर्षा ने धरती को गिला कर दिया है, वह धरती की मित्र है, उसने धरती पर से जन्म लिया है, वह धरती से आसमान में जाती है, फिर ऊपर से नीचे डालती है, आती है, फिर वह सभी को हरा भरा और सुंदर सुनहरा बना देती है। तो हमने आपको इसको पहले बता दिया था इसको। तो देखो, इस बार इसको रिवीजन करवा देते हैं आपको इसका। तो इसका सेंट्रल आइडिया बताते हैं पहले हम आप इसको। तो कहते हैं द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉट विटमैन signifies the eternal role that rain plays in nurturing, quenching and purifying the various elements of earth। जो हमने आपको अभी पहले बताया था कि ये पृथ्वी के भिन्न भिन्न तत्वों को शुद्ध करता है, उसकी प्यास बुझाता है, और वर्षा अपना इसमें एक बाह्य रोल, बाह्य भूमिका निभाती है। द रेन रिटर्न्स द फेवर ऑफ इट्स प्लेस। वर्षा अपने स्थान पर वापस आती है, ऑफ ओरिजिन अपने एक स्पष्ट रूप में, फ्रॉम वेयर इट राइजेस अनसीन फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द वाटर, जो पानी की गहराइयों से बिगर देखे हुए ऊपर उठती है, एंड फ्रॉम द लैंड और जमीन से। कहता है पानी और जमीन की गहराई से यह ऊपर बिगर देखे हुए ही उठती है, और फिर अपने एक शुद्ध रूप में यह वापस लौटती है। द रेन इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग टू द रीडर अबाउट इट्स ओरिजिन। वर्षा अपने आप को, इसका वर्णन कर रही है पाठकों को अपनी स्पष्टता के बारे में, अपने उद्गम के बारे में, या अपनी जो शुरुआत होती है उसके बारे में। वर्क एंड इट्स साइक्लिक मोमेंट, अपने कार्य और अपने चक्रवाती हलचलों के बारे में बताती है ये। तो एक कंपैरिजन हैज ऑल्सो बीन ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक। तो एक वर्षा और एक संगीत के बीच एक तुलना भी दर्शाई गई है इन दोनों में। एज बोथ ऑफ देम मेक द वर्ल्ड मोर लिवली एंड, जो इस संसार को बहुत ही सुंदर, ज़्यादा सुंदर बनाती है। एंड रिटर्न टू दियर प्लेस ऑफ द ओरिजिन आफ्टर फुलफिलिंग दियर पर्पज, और उनके अपने उद्देश्यों को परिपूर्ण करने के बाद यह अपने एक स्पष्ट स्थान पर, उद्गम स्थान पर यह वापस लौटती है। तो देखिए, स्टांजे वाइज इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं हम इस पोएम का। कहता है एंड हु आर्ट दो सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर विच स्टेन्स टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सैड द वॉइस ऑफ द रेन। तो देखो यहाँ पर दो, ये हमारा प्रोनाउन है, ये दो, दाई THY, दी THEE, दो, दाई, दो, ये क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो दो का मतलब यहाँ पर क्या है? यू। सॉफ्ट फॉलिंग मीन्स ड्रॉपिंग सॉफ्टली, जो बड़े कोमल रूप से, नाजुक रूप से गिरती है। सोवर वर्षा की बौछारें, यानी रेन ड्रॉप्स व्हेन दे फॉल कंटिन्यूअसली ऑन अर्थ। तो क्या है कि हमारे पोएम का जो स्टैंजा हमारा फर्स्ट है, एंड हु आर्ट दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर सेड आई विच स्टेन्स, आई यहाँ पर वर्षा के लिए है, विच स्टेन्स द टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड आई एम द पोएम ऑफ अर्थ said the voice of the rain। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन है हमारा। द पोएम बिगिंस विद द पोइट आस्किंग फॉर द आइडेंटिटी ऑफ द सॉफ्ट फॉलिंग रेन शॉवर। यहाँ पर कवि से बहुत ही नाजुक रूप से गिरती हुई वर्षा की बौछारों को पहचानने के लिए शुरू करती है। मच टू द सरप्राइज ऑफ द पोइट, कवि को हैरान करने के लिए ज़्यादा द रेन replies to his question
वर्षा अपने प्रश्न का प्रत्युत्तर देती है, विच द पोइट ट्रांसलेट्स फॉर हिज रीडर्स, जिससे कवि अपने पाठकों को ये अनुवादित करता है। द रेन इन इट्स ओन वॉइस, वर्षा अपनी स्वयं की भाषा में, आवाज़ में क्या कहती है, टेल्स क्या बताती है कवि को, द पोइट दैट सी इज द पोएम ऑफ द अर्थ, कि वह इस धरती की कविता है। द रेन इज ट्राइंग टू से दैट, वर्षा यह कहने का प्रयत्न कर रही है, एज म्यूजिक, जैसे कि संगीत, और पोइट्री गिव्स प्लीजर टू ह्यूमन बीइंग, और कहता है मानव को आनंद प्रदान करती है जो काव्य हमारा। सो रेन गिव्स हैप्पीनेस टू मदर अर्थ, इसलिए वर्षा धरती माँ को प्रसन्नता प्रदान करती है। गिव्स मीन्स बेस्टोड, प्रेजेंट्स। अब स्टांजा नंबर 2 आता है हमारा, इटर्नल आई राइज इम्पालेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इम्पालेबल होता है अनेबल टू बी फेल्ट बाय टचिंग, छू करके इसे महसूस करने में असमर्थ होना। अपवर्ड, ऊपर की ओर, टू हीवन, स्वर्ग की ओर, वेंस, वैगवली, फॉर्म, ऑल टूगेदर, चेंज्ड एंड यट द सेम। तो इस प्रकार से यहां पर ये क्या कहता है, बॉटमलेस होता है वेरी डीप, बहुत ही गहरा। अपवर्ड, टुवर्ड्स ए हायर लेवल। वेंस, फ्रॉम वेयर, कहां से। वैगवली, अनक्लियरली, एज अ पास्ट। फॉर्म्ड, मेड इनटू ए स्पेसिफिक शेप और फॉर्म। तो यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन आता है कि कवि कहता है कि वर्षा एक बाह्य प्रक्रिया है, परंतु यह भिन्न भिन्न रूप लेती है भिन्न भिन्न समय पर, यह भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न रूप लेती है अपना, और यह जमीन से उठती है और गहरे समुद्र में अपना रूप बनाती है, भाप बनाती है, ऊपर जाती है आसमान में, जहां यह एक अविशिष्ट आकृति के रूप में, बादलों के रूप में आती है। यद्यपि यह अपने रूप और आकार को बदलती है, यह अपना स्पष्ट मामला बताती है, बचा कर रखती है हमेशा, क्योंकि भाप और बादल पानी से भरे रहते हैं और वे बदल सकते हैं दूसरे प्रकार से। इन शब्दों में इम्पालेबल एंड इटर्नल indicate that nature is not fully understood and some part of it always remains beyond our reach। यह हमारी पहुंच से हमेशा परे रहते हैं, दूर रहते हैं। कहते हैं हम इसको पूरी तरह से नहीं समझते हैं और इसके कुछ भाग जो हमेशा हमसे पूरी हमारी पहुंच से दूर रहते हैं। इस प्रकार से स्टांजा नंबर हमारा जो 3 है वो आता है कि आई डिसेंड टू लीव, लेव, लेव होता है वास, द ड्रॉट, सूखा, ड्राई स्पेल, एटॉमीज, वेरी टीनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे कण, डस्ट लेयर्स, धूल की परतें, ऑफ द ग्लोब, धरती पर, विश्व में, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली। लेटेंट, अनबॉर्न, लेटेंट होते हैं डोमेंट, इनएक्टिव, निष्क्रिय जिसको बोलते हैं। तो यहां पर कहता है आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट, एटॉमीज, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट, अनबॉर्न। यानी एक्सप्लेनेशन यहां पर जब हम करते हैं तो कहता है कि वर्षा कहता है कि सूखे को दूर भगा देती है अपनी मूसलाधार बारिश से, और जो धूल की परतें हैं वो धरती में अपने आप को एनवलप हो जाती है, लिपट जाती है, खत्म हो जाती है, और यह धरती, सूखी धरती की प्यास को बुझाने में संतुष्टि करती है। और यह हर चीज जो उसका अपमान कर रही है और जो निर्जीव अवस्था में पड़ी हुई है उसको भी यह इकट्ठा कर देती है, उसमें भी जीवन न्योछावर कर देती है।
और जो वर्षा की बूंदें होती हैं वह धूल कणों को हटा देती हैं और पृथ्वी को साफ सुथरा और हरा भरा बना देती हैं। वर्षा नए नए बीजों के अंकुरन फूटने, उनकी जड़ों को निकलने में भी मदद करती हैं, उनके जर्मिनेशन पैदा करने में मदद करती हैं। जो इस धरती पर निष्क्रिय पड़े हैं किसी सूखे जगह पर सूखेपन की वजह से। तो इस प्रकार से हमारा स्टैंजा नंबर 4 आता है। स्टैंजा नंबर 4, एंड फॉरओवर बाय डे एंड नाइट, और हमेशा दिनों रात आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। कहता है मैं अपने स्पष्ट रूप से अपने उद्गम से उन्हें वापस जीवन लौटा देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इस धरती माँ को बहुत शुद्ध और सुंदर बना देती हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, कहते हैं परिपूर्णता के बाद अपने जन्म स्थान से यह जारी करते हुए वॉन्डरिंग रेकंड और अनरेकंड, जिसको रेकंड और इनरेकंड केयर्ड अबाउट, जिसको सुना जा सके, ध्यान दिया जा सके या नए ध्यान दिया जा सके। डूली विद लव रिटर्न, अपने आप को जो प्यार से वापस लौटती है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन कहता है हमारा द रेन इज इन्वॉल्व इन ए कंटिन्यूड प्रोसेस। वर्षा एक लगातार प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाती है जीवन देने में, धरती को जीवन देने में पानी उपलब्ध करवा करके। जो निष्क्रिय बीज होते हैं और धरती को बहुत सुंदर बनाती है। ये कहता है कि जो धरती पर जो निष्क्रिय बीज होते हैं उनको पानी उपलब्ध करवा करके यह लगातार प्रक्रिया को जारी रखती है और इस पृथ्वी को और सुंदर हरा भरा बना देती है, जो पूरा हरियाली से भर जाता है वर्षा होने के बाद। और जो वर्षा होती है वह पृथ्वी की सुंदरता को बढ़ाने में भी मदद करती है। पानी की अनुपस्थिति में या पानी की कमी में, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर मीन्स इन द लेक ऑफ वाटर, पानी की अनुपस्थिति में या पानी की कमी में एवरीथिंग टर्न्स डल और लाइफलेस, हर चीज नीरस हो जाती है, बेसहारा, लाइफलेस, जीवन रहित हो जाती है। एंड डस्ट अकुमुलेट्स एवरीवेयर, और चारों तरफ धूल होती है वो हर जगह से हट जाती है। आखिरी 2 लाइनों में कवि अपने शब्दों में और अपने प्रभाव से उत्तर देता है वर्षा के द्वारा दिए गए आंसर के बारे में। कहता है द पोइट ऑब्जर्व दैट, कवि देखता है कि द लाइफ ऑफ रेन इज सिमिलर, वर्षा का जीवन वही है, टू दैट ऑफ ए सॉन्ग, जैसा कि एक गीत का होता है। ए सॉन्ग और पोएम इज क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट, एक गीत या एक कविता अपने सर्वोत्तम सृजनात्मक रूप में होती है। इट हैज़ द पावर टू कॉलम, हील, रीजनरेट, ट्रांसफॉर्म एंड थ्रिल, यह बदलने में, रोमांचक होने में और हर चीज़ को हरा भरा बनाने में और शांत करने की इसमें ताकत होती है। इसी प्रकार से रिपीटेड वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्यूरिफाई द रेन, और कहता है कि ये भाप और जो इसके अंदर कंडेंसेशन होती है उस वर्षा इसे शुद्ध कर देती है। द एंटायर एनवायरमेंट गेट्स ड्रेंस इन द रेन, और वर्षा में कहता है कि यह वातावरण में, पूरे वातावरण को प्यास बुझा देती है। जो इसके धूल कण होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और हर जगह हरा ही हरा हो जाता है, जिससे सारी धरती सुंदर दिखने में सुंदर दिखाई देती है। कवि इसलिए कहता है ड्राज ए पैरेलल बिटवीन रेन एंड म्यूजिक एज बोथ हैव रिदम्स एंड एबिलिटी टू थ्रिल, इस प्रकार से समान रूप से वर्षा और संगीत के बीच दोनों में एक लय और योग्यता रोमांचक रूप से प्रस्तुत करता है या प्रकाशित करता है। उनमें से दोनों ही बहुत ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। और इसके अंदर देखिए हमारी पोइटिक डिवाइस भी बेटा यूज की गई है। पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम, देखिए पर्सनिफिकेशन एक तो इसके अंदर है, यानी मानवीकरण,
पर्सनिफिकेशन होता है मानवीकरण। द रेन हैज बीन पर्सनिफाइड एज इट हैज बीन गिवन ए वॉइस इन द पोयम। कविता में एक आवाज जो दी गई है के रूप में यहाँ पर वर्षा को एक मानवीकरण का रूप दिया गया है, जो एक आवाज करती है, जैसे मानव बोलता है, घूमता फिरता है, इसी तरह से वर्षा भी जगह जगह पर होती है और ये अपनी आवाज करती है। तो मानवीकरण के साथ ये है हमारे यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है। यहाँ पर दूसरा हमारा मेटाफोर है यहाँ पर, किसमें? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। ये यहाँ पर मेटाफोर है। यहाँ पर ये कहता है कि द पोइट यूजेज ए मेटाफोर टू कंपेयर हाउ द रेन लीव्स द ग्राउंड टू द कम बैक टू द ग्राउंड। कवि एक रूपक का प्रयोग करता है तुलना करने के लिए, कैसे वर्षा जमीन पर पत्तों को हरा भरा करती है और ये जमीन पर वापस आ जाती है, और ये बहुत ज़्यादा इसके वापस लौटने पर, जैसे कि एक व्यक्ति जो अपने घर में रहता है और वह अपने घर को छोड़ देता है, who leaves its home only to come back after fulfilling its journey। अपनी यात्रा को परिपूर्ण करने के बाद वह वापस लौट आता है। तो इसी प्रकार से जो वर्षा है वो गिविंग बैक टू इट मच लाइक ए पर्सन। जो वर्षा होती है वो भी वापस आ जाती है। इट मीन्स द रेन लीव्स द ग्राउंड। जमीन, वर्षा होती है वो जमीन को छोड़ देती है वापस आने के लिए, टू द ग्राउंड, उस पर आने के लिए। तो इसलिए मेटाफोर है हमारा यहाँ पर ये। अगला हमारा सिमिल है यहाँ पर, इसको पैरेललिज्म भी बोलते हैं, सिमिल होता है उपमा। तो इन द लास्ट टू लाइन, जो आखिरी जो दो लाइनें हैं उनमें द पोइट हैज ड्रॉन ए पैरेलल बिटवीन द रेन एंड द सॉन्ग ऑफ ए पोइट। एक कवि के गीत और वर्षा के बीच एक समानता दर्शाई गई है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है हमारा, तो शिमिल भी है यहाँ पर, पैरेललिज्म भी है यहाँ पर। दूसरा हाइपरबोल है हमारा, बॉटमलेस सी, अथाह समुद्र जिसकी कोई तलहटी नहीं है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल। यह हाइपरबोल हमारी पोएटिक डिवाइस है या फिगर ऑफ स्पीच है जिसको अलंकार बोलते हैं। द पोइट डिस्क्राइब सी एज बॉटमलेस। कवि समुद्र का वर्णन करता है जो बिना तलहटी का है, विच इज एन एक्स एग्रेटेड स्टेटमेंट, जिसको एक बहुत ही उत्साहित करने वाला कथन है, टू ब्रिंग आउट द डिजायर्ड इफेक्ट। उसके बाद इमेजरी है यहाँ पर, क्या है? इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, कविता की पहली पंक्ति में, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, बहुत ही नाजुक गिरती हुई वर्षा की बौछारें, गिव्स द रीडर एन इमेज। ये पाठक को एक कल्पना देती हैं ऑफ जेंटल रेन और ड्रिजल। कहता है कि बूंदाबांदी और वर्षा की विनम्र बूंदों के बारे में, तो इमेज नहीं है यहाँ पर है। और ड्यूरिंग द डायलॉग बिटवीन द पोइट एंड द रेन, कहता है कि कवि और वर्षा के बीच जो डायलॉग के दौरान, इट क्रिएट्स एन इमेज ऑफ शॉवर्स और ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग डाउन फ्रॉम द हेवंस टू अर्थ। धरती पर आने के लिए स्वर्ग से गिरती हुई वर्षा की जो बौछारें हैं, बूंदे हैं, उनकी कल्पना उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हमारा क्या कहता है ये, एंड इन्फ्यूजिंग इट्स विद ग्रीनरी प्योरिटी एंड ब्यूटी। तो ये हमारी पोएटिक डिवाइस थी, इसके अंदर पर्सनिफिकेशन है, मेटाफोर है, शिमिल है, हाइपरबोल है, इमेजरी है। ये हमारी इसके अंदर आपको पोएटिक डिवाइस बताई गई हैं। तो इनको रीड करना बेटा अच्छी तरह से। ओके, थैंक यू। और घर पर पढ़ते रहना बेटा, आप इसको रिवीजन करना। ओके।